एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षण विधियों में हम इसके पहले 3-4 शिक्षण विधि की चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे समस्या समाधान विधि की, कि समस्या समाधान विधि होता क्या है, इसके चरण कौन कौन से होते हैं, अपपद या सोपान कौन कौन से होते हैं, इसके गुण की बात करेंगे, इसके दोष की बात करेंगे। तो जब समस्या समाधान की बात होगी तो शिक्षण में यह एक विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। जब किसी समस्या को लेकर के हम वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक विधि से हम उस समस्या का समाधान करते हैं, उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, तो इसी विधि को समस्या समाधान विधि की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी समस्या को लेकर के जब हम वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक विधि से उस समस्या का समाधान हम करने का प्रयास करते हैं, तो जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। अगर इसके हम दर्शन की बात करें या इसके हम विचार की बात करें कि सबसे पहले किसने इसको दिया या इसका जो विचार आया कहाँ से आया, तो सुकरात और सेंट थॉमस दो लोग इसके जनक माने जाते हैं या इसके विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने इसका दर्शन दिया, इस प्रत्यय को जिसने दिया। एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अगर हम बात करें, तो इसमें उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि बताया गया है। यानी समस्या समाधान विधि को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है, यदि इस पर हम चर्चा करें तो समस्या समाधान विधि जो है वो समवाय के सिद्धांत पर आधारित है। समवाय का मतलब होता है कि कई विधियों का मिला जुला ये मिश्रण होता है। तो कई विधि इसमें मिले हुए हैं, तो कौन कौन से विधि मिले हुए हैं, तो एक विश्लेषण विधि इसमें मिला हुआ है, एक संश्लेषण विधि इसमें मिला हुआ है और एक अनुसंधान विधि। यानी 3 विधियों का मिला जुला रूप जो है वह समस्या समाधान विधि कहलाता है। अब इसके अगर हम स्टेप की बात करें तो इसमें स्टेप कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम किसी भी समस्या का पहचान करते हैं। समस्या पहचान के बाद हम समस्या का चयन करते हैं। समस्या चयन के बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना निर्माण के बाद हम तथ्यों या डाटा का संग्रहण करते हैं और फिर उन्हीं जो हमने संग्रहण किया तथ्यों या डाटा का, उन्हीं का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और लास्ट में हम उसका मूल्यांकन या निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक एक स्टेप को हम समझ लें। जैसे मान लीजिए कई समस्याएं हैं, तो सबसे पहले उस समस्या की पहचान करनी होगी कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे तो फिर उसका हम चयन करेंगे कि इसी समस्या का समाधान हमको निकालना है। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का संभावित हल, पहले से ही जो हम दिमाग बनाते हैं कि इस समस्या का यह हल हो सकता है, इस समस्या का यह हल हो सकता है, वही परिकल्पना निर्माण होता है। जब तक हम परिकल्पना का निर्माण नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी समस्या का संभावित समाधान सोचने का प्रयास नहीं करेंगे, निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक होगा क्या कि हमको एक दिशा नहीं मिलेगी उस पर काम करने के लिए, हमको रास्ता नहीं मिलेगा उस पर काम करने के लिए। तो इसलिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का जब हम निर्माण कर लेंगे, संभावित हल उसका निकाल लेंगे, तब हम फिर डाटा का संग्रहण करेंगे। यानी सूचनाओं का संग्रहण या तथ्यों का संग्रहण हम करेंगे और फिर उस तथ्यों जो हमने संग्रहण किया है उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या कैसे है, उसका पूरा विश्लेषण हम करके और लास्ट में निष्कर्ष या मूल्यांकन पे हम पहुंचते हैं। तो ये इसके पद थे। उसके बाद जब इस विधि का प्रयोग हम करते हैं तो इसके मुख्य भूमिका में बालक होता है, क्योंकि बालक के सामने ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, ऐसी समस्याएं पैदा की जाती हैं जिसका समाधान बच्चा वैज्ञानिक ढंग से करना सीखे। तो यहाँ मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वो तो बच्चा होता है, और यहाँ टीचर का जो काम होता है वह ऐसे वातावरण पैदा करता है, ऐसे समस्यात्मक वातावरण पैदा करता है कह लीजिए, या सुगम करता या सुविधाजनक
का होता है, यानी समस्या खुद पैदा करता है और उसके लिए डायरेक्शन निर्देश भी वही देता है कि समस्या का समाधान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो अध्यापक होता है वह सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, तो उसकी भूमिका सुगमकर्ता या सुविधादाता की होती है। जब यह विधि लगाई जाती है, यह विधि प्रयोग की जाती है, तो इससे बच्चों में तर्क क्षमता का विकास होता है, चिंतन क्षमता का विकास होता है, बच्चे की स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है, बच्चा रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण करता है। तो ये सारी चीज़ें जब इस विधि का हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे के अंदर ये डेवलप होता है। बालक में सर्वाधिक वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण अगर विकसित होता है तो वह समस्या समाधान विधि से ही होता है, यानी ये सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित करता है। और अगर दोष की हम चर्चा करें तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह है, इसमें सामान्य बच्चे और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ी सी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है, वो हल नहीं निकाल पाते हैं, जिससे वो इससे विचलित हो जाते हैं। छोटी कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं है। समस्या हम छोटी बच्चों के सामने अगर हम प्रस्तुत कर देंगे तो छोटे बच्चे जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे। तो और इस तरीके से उनका जो मानसिक स्तर है इतना डेवलप होता नहीं है कि वह समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। और आगे इसके लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगर शिक्षक कुशल नहीं है तो इस विधि का वह अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर हम इसके दोष की बात करें तो इसके परिणाम को लेकर के बच्चों के मन में शंका रहती है हमेशा कि हमारा परिणाम सही है कि गलत है, क्या है, तो इसलिए भी बच्चे इससे विचलित होते हैं। तो ये समस्या समाधान विधि, आप जिस विधि पे हम कोई नई खोज करते हैं, मौलिक खोज जिसको बोला जाता है, वह भी यहीं से ही निकला है। वह भी एक समस्या ही होती है और उसी समस्या का परिणाम लास्ट में निकाल के जब कोई वैज्ञानिक देता है तो हम कहते हैं कि एक वैज्ञानिक खोज हुई है। तो इसी का वह बड़ा बृहद रूप होता है। समस्या समाधान विधि में बच्चे के सामने एक समस्या रख दी जाती है और बच्चा उस समस्या का समाधान करता है, जिससे उसमें स्वाध्याय की क्षमता विकसित होती है, स्वाध्ययन की क्षमता विकसित होती है, बच्चा रुचिपूर्ण शिक्षण करता है। वह जाता है, लाइब्रेरी में जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, मार्केट में जाएगा, उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको खोजने का प्रयास करता है, इसलिए वो क्रियाशील रहता है और स्वयं करके उसको खोजता है, इसलिए वह जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अस्थायी होता है। तो ये था समस्या समाधान विधि। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।